सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। 8 फरवरी के इंतखाबात कितने शफाफ होंगे, कितने गैर जानिबदार होंगे, इस बारे में अब सियासी जमातें उम्मीदें भी लगा रही हैं और उनके बयानात भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है, चूंकि आसिफ अली जरदारी का बयान एक इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक आया, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद जाहिर किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो इस वक्त KPK में मौजूद हैं, आज नौशहरा में जब उन्होंने खिताब किया, गुज़िश्ता जो 2-3 शहरों में वो खिताबात करते हैं और उससे पहले भी जब भी उन्होंने गुफ्तगू की है, हमेशा इस इलेक्शन के निज़ाम पर उन्होंने सवालात उठाए हैं और मुस्लिम लीग नून को, मियाँ नवाज़ शरीफ को इस वक्त वो लाडला कहते हैं। वो कहते हैं कि जब नताइज पहले से ही आना शुरू हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठेंगे। तो एक जानिब से इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार किया जा रहा है आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, और ये आज जो ट्वीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल की जानिब से किया गया, ये उसके मैं आपको अल्फाज बता देता हूँ कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है, पीपल्स पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। मुझे इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है कि वो शफाफ इलेक्शन कर मुझे पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। आसिफ अली जरदारी का यह बयान है और नौशहरा में जो जलसा किया बिलावल ने, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन से पहले ही नताइज तय करने तो फिर इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है और जाहिर है उनका इशारा इस वक्त नून लीग की तरफ है। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि 8 फरवरी को कितने गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात होंगे और क्या आगे सियासी माहौल बनने जा रहा है। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा महमूद मौलवी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि सीनियर तजियाकार शौकत पराशा साहब कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। फैसल करीम साहब, ये जो आज 2 बयानात मुख्तलिफ सामने आए हैं, जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है, शफाफ इलेक्शन का इनकाद वो करवाएगा, और बिलावल साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे इलेक्शन कमीशन पर भी, मुस्लिम लीग नवाज़ पर भी जब वो तनकीद कर रहे थे, तो वहाँ आप साथ ही मौजूद थे स्टेज पर। तो ये इस वक्त बयानिए का फ़र्क क्यों है दोनों इस वक्त रहनुमाओं के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई बयाने का फर्क नहीं है। प्रेसिडेंट साहब ने कल एक स्टेटमेंट दी थी, जब वो एक से मिल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने इदारों का तमाम बिलावल का अच्छा फैसल साहब, आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ पा रही, आपको रिकनेक्ट हम करते हैं ताकि आपकी आवाज़ ज़रा पब्लिक तक जा सके, सुनने वाले आपकी आवाज़ सुन सकें, ताकि मौक़िफ़ आपका वाज़ेह हो सके। बड़ी अहम बात आपने की है कि ये बयानिए का कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि बज़ाहिर तो बयानात में एक फ़र्क नज़र आ रहा है। महमूद मौलवी साहब, अब ये ज़ाहिर है कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो अभी देंगे कुंडी साहब, ये इस वक्त जो सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन की जो कॉम्पिटेंस है, जो कैपेबिलिटी है, आपको नज़र आ रहा है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात शफाफ होंगे, किसी सियासी जमात को किसी एतराज़ का मौका नहीं मिलेगा आगे चलकर? अभी तो एतराज़ात हैं जमातों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से देखें जी, इलेक्शन जो है इंशाल्लाह एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे, और मैं जो है आसिफ अली जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट थे इसको बड़ा खुशाइन समझता हूँ, और उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी और जो तजुर्बा है, देखिए ना, ये वाज़ेह हो रहा है उनके बयानात से कि वो किस किस्म के बयान दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो एक मैच्योर्ड सीजन पॉलिटिशियन है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्शन जो है इंशाअल्लाह शफाफ होंगे, और उनको इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा है। और जो है आने वाले वक्त के अंदर देखिए, बिल्कुल हर पार्टी चाहती है कि वो मैक्सिमम सीट ले। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह वो जो है चाहेंगे कि वो सब में ज़्यादा सीट उनकी हो और उनकी हुकूमत बने। ये एक नॉर्मल बात की है और बिल्कुल खुशाइन बात की है, और मैं कहूँगा कि जो है हर पार्टी को इस चीज़ के ऊपर अमल करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा करें, और उसके भरोसे के ऊपर हम जो है इलेक्शन में जाएं, और इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट्स आए उसको हम खुशाइनी से जो है एक्सेप्ट ठीक है। तो महमूद साहब, आपके नज़दीक ये खुशाइन बयान है जरदारी साहब का। अब फैसल करीम कुंडी साहब, जिस तरह जरदारी साहब को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, यकीन है, भरोसा है, उसी तरह क्या बिलावल साहब को भी इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है? जी बिल्कुल, बिलावल साहब को हमेशा पूरा एतमाद है, लेकिन हमारी जो रिजर्वेशन है वो हमेशा हम बताते हैं। जैसे कि अब देखें कि जिस तरीके से सिविलियन हुकूमत के हाई कमिश्नर ने मियां नवाज शरीफ साहब को सी ऑफ किया लंदन से, फिर यहाँ पर सिविलियन इदारे जो हैं जिस तरीके से उनका बर्ताव है एक मखसूस पार्टी के साथ है, फिर गवर्नर हाउस में एक पार्टी की इलेक्शन के हवाले से, सीटों की तकसीम के हवाले से मीटिंग होती है। तो ये रिजर्वेशन जो हम वर्किंग फौज में बताते हैं,
लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो है और इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर हमें पूरा एतमाद है कि वो इस वक्त इस दफ़ा RTS सिस्टम नहीं बैठने देंगे, RO इलेक्शन नहीं होने देंगे, धुंध का जो है वो शिकायत नहीं होने देंगे और जिसके लिए वोट पाकिस्तान की आवाम डालेगी उसी के लिए गिना जाएगा। तो फैज़ल साहब, ये तो आप बता रहे हैं इलेक्शन डे का अहवाल, ये उससे पहले का जो अभी के जो इस वक्त मौजूदा दौर जो अभी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन दिनों में, वो उन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ही फिर आप इलेक्शन में जाएंगे या वो भी आप इलेक्शन कमीशन या निगरान हुकूमत या किसी और प्लेटफॉर्म से वो दूर होते आपको नज़र आ रहे हैं? कहीं कंसीडर किया जा रहा है आपके तहफ़्फ़ुज़ात को? इलेक्शन कमीशन पे भी और इलेक्शन के उसके ऊपर मैंने जैसे पहले बात की है और इलेक्शन डे का अपना देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमें अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है उसके बावजूद भी हम इंशाल्लाह ताला जो है हमने एक्सपीरियंस है लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का और उसमें इलेक्शन लड़ने का, तो लिहाजा हमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम एक एज ए टोकन ऑफ आप कहें कि एजुटेशन या शिकायत है उस पर हमने वो किया है कि हम बता रहे हैं कम जो है ये सूरत है इसके बावजूद भी हम इलेक्शन में जाएंगे और इंशाल्लाह अपनी जहादी जमातों के साथ मिलकर हम अगली करेंगे। तो फैज़ल साहब, ये इन्हीं हालात के साथ अब इलेक्शन में जाएंगे, इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जो अभी इस वक्त हैं आपके इलेक्शन कमीशन से कि लेवल प्लेइंग फील्ड अभी आपको नहीं मिल रही, तो महीने डेढ़ महीने बाद आपका ये मुतालबा मज़ीद ज़ोर पकड़ जाएगा, मज़ीद संजीदा हो जाएगा और फिर कहीं आप इलेक्शन के नताइज पर तो नहीं सवाल उठाएंगे? देखिए, हम इलेक्शन मुहिम में बिल्कुल जाएंगे तहफ़्फ़ुज़ात के साथ और तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर जो भी उस वक्त हालात होंगे, लेकिन साथ साथ जो है हम ये कहते हैं कि फ्री एयर इलेक्शन होने चाहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम अगर पीपल्स पार्टी को, PMLN को, PTI को, जिस जमात को भी वोट करती है तो उसको पाकिस्तान में हुक्मरानी करने की जो है वो हक बनता है। अगर आप सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्शन के जरिए आप मुसल्लत करना चाहते हैं किसी को तो वो नहीं हो सकता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मुल्क है हमारा वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम इस वक्त इस मुल्क में सिलेक्शन का दोबारा जो है वो एक दौर गुजारें और हम लाडले की जगह लाडला प्लस लेकर आए, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। इलेक्शन होने चाहिए, मियाँ साहब ने तो खुद कह देखे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, हमेशा ही कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, तो हम भी कहते हैं वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, जिस जमात के लिए वोट डाला जाए उसी के लिए चुना जाए। ठीक है फैज़ल साहब, ये आपकी जमात आगे चलकर किसी से इत्तेहाद करने के मूड में है या नहीं है, पंजाब में या KP में या बलूचिस्तान में? सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ, ज़रा महमूद मौलवी साहब की इस पर राय हम ले लें कि महमूद साहब ये अब देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ात हैं और उन एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ही वो इलेक्शन में जा रहे हैं। अब अगर ज़ाहिर है नताइज पर इनको कोई एतराज़ होता है, 19-20 नताइज हो जाते हैं जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो नहीं हो पाता तो फिर इनका ये एतराज़ फिर सामने आएगा कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। आपको तो नताइज मुतनाज़ होते नज़र नहीं आ रहे इलेक्शन के? नहीं, मुझे तो मुनाज़े होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और जो जरदारी साहब का बयान था, जैसे उन्होंने भी कहा, देखिए हमें सबको जो है ना अपने इदारों पे भरोसा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हम जो है देखें वक्त के ऊपर देखें छोटे मोटे इश्यूज़ तो हर पार्टी के होंगे और एतराज़ात भी हर पार्टी के होंगे। देखिए ये तो कोई, मगर जो है खुशाइन बात ये है कि देखें ये कहना कि मुझे इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए अगर ये भरोसा आदमी करके चलता है तो उनको जो है आगे चलेगा। देखिए 19-20 तो हर जगह पे कहीं ना कहीं होते हैं। देखिए एतराज़ात होते हैं कि जी इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये तो देखें, और उन एतराज़ात को भी जो मैं कहूँगा वक्तन फ़वक्तन जो है हटते चले जाएंगे। देखिए हमें भी कुछ चीज़ों पर एतराज़ात है, PMLN को भी है, MQM को भी है। देखिए ये इश्यूज तो आएंगे और मेरे ख्याल से रेक्टिफाई होते जाएंगे। तो महमूद साहब, ये जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त एक ये बयानिया मौक़िफ़ है कि ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का के साथ जो बिहेवियर इलेक्शन कमीशन का जो फैसिलिटेशन है वो बिल्कुल वो एक अलग नौइयत की है। इस वक्त उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उन्हें फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनकी मुलाकातें सफ़ीरों से हो रही हैं, जबकि ज़ाहिर है अभी अदालत से उनका केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा नहीं है। तो ये जो एतराज़ात इस वक्त किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ पर, आपकी नज़र में वो जेन्युइन है या फिर ये सिर्फ इलेक्शन मुहिम की हद तक है? आपका नज़रिया मुख्तलिफ है इससे? नहीं, देखिए मेरा कुछ एतराज़ात जो है बिल्कुल इनके जायज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब से सफ़ीर मिल रहे हैं, तो सफ़ीर जो है IPP से भी मुलाकात हुई, आसिफ जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई और जो है PMLN से हुई और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से भी हुई जो कि पीपल्स पार्टी के हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। वो जो बाहर के लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में मैंडेट किनके पास होगा, तो वो उनसे जो है मुलाकातें करेंगे और जो है व्यूज़ तो लेंगे।
सही। तो फैसल करीम साहब, ये जिस तरह अभी इस वक्त नून लीग को हम देख रहे हैं, पहले सिंध और फिर अब जाकर बलूचिस्तान में उन्होंने मुख्तलिफ इत्तेहाद बनाए, तो अब ये उसको काउंटर करने के लिए क्या पंजाब में या KP में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच रही है कोई इत्तेहाद बनाने का, कुछ सियासी जमातों के साथ करना है इत्तेहाद? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि हम इलेक्शन में के साथ कहीं नहीं कि हमारे इत्तेहाद माजी में रहे हैं सियासी जमातों के साथ, लेकिन हमारे पॉलिटिकल पार्टी जो हमारा स्ट्रक्चर है और हमारे जो इदार हैं वही कहते हैं हमारे इत्तेहाद है। लिहाजा हमारे इत्तेहाद जो होगा वो बेसिकली इलेक्शन के बाद देखा होगा, इलेक्शन के इत्तेहाद हमारा ना हो और इलेक्शन के बाद मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, यानी आप कहेंगे इलेक्शन से पहले कहीं किसी भी सियासी जमात के साथ कोई इत्तेहाद का चांस नहीं है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो KP हो, पूरे मुल्क में? असल इत्तेहाद जो है, जब इत्तेहाद हम करने जाएंगे वो इलेक्शन के बाद करने जाएंगे, बाकी जमात के साथ मिलाकर इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाने जाएंगे। अच्छा, लेकिन वो जो उन जमातों को भी मिलाएंगे जो अभी नून लीग के साथ पहले इत्तेहाद कर चुकी हैं आपके खिलाफ? सिंध में भी पीपल्स पार्टी, GDA, JUI, ये सब सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। फिर बलूचिस्तान में आप देखें बाप पार्टी और जो दूसरी पार्टीज़ हैं, और कितने अहम रहनुमा तो शामिल ही हो गए नून लीग में। तो फिर ये इनके बगैर कैसे आप हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकेंगे, या फिर ये नून लीग को छोड़कर फिर आपके साथ इलेक्शन के बाद इत्तेहाद में आएंगे? देखिए, बनते हैं अभी PMLN के साथ कुछ जमातों ने इत्तेहाद किया है, लेकिन इत्तेहाद का मतलब ये नहीं है कि आप सहायक उनके साथ हैं। इत्तेहाद टूटते भी हैं, बनते भी हैं। हमारे भी इत्तेहादी 2008 में थे, 2013 में छोड़ गए, 2018 में छोड़ गए। जब 2018 की असम्बली करने में था वो इत्तेहादी हमारे साथ शामिल हो गए। अब हम ये देखते हैं कि अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें नए सफबंदी होनी है, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, नई अपोजिशन बन रही है। लिहाजा देखा जाएगा कि कौन सी जमात के पास अक्सरियत आती है, उनकी इत्तेहादी जमात से अक्सरियत आती है और वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कौन सी के पास नहीं आती। सही। तो फिर फैसल साहब, ये भी KP में आप लोग मौजूद हैं, ज़ाहिर है वहाँ हम देख रहे हैं रोज़ जलसे भी हो रहे हैं, पब्लिक भी वहाँ पर आ रही है। इसके बाद पंजाब में कब ये मुहिम शुरू करनी है? चूँकि पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर कामयाबी हासिल करेगी तो फिर वो वफाक में हुकूमत बनाने के काबिल होगी, और पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले अगर माजी के चंद सालों की बात की जाए तो उसकी निस्बत तो इस वक्त पोजीशन आपकी कुछ कमज़ोर नज़र आ रही है। इससे आप एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे? पंजाब में अच्छा फैसल साहब, आपको रिकनेक्ट करते हैं दोबारा, चूंकि आप ज़ाहिर है जी आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ पा रही, रिकनेक्ट आपको करते हैं ताकि आवाज़ आपकी क्लियर आ सके। महमूद मौलवी साहब, ये ज़ाहिर है इस वक्त इत्तेहाद बनने के जो सिलसिले हैं मुख्तलिफ जमातों के, अभी आपकी जमात ज़ाहिर है चूँकि उसका ये पहला इलेक्शन है, गो के सारे नाम पुराने हैं, क्या स्ट्रेटजी आप लोग की इलेक्शन के हवाले से? हर जमात इस वक्त अपनी इलेक्शन मुहिम को शुरू कर चुकी है, इंतखाबात से पहले किसी के साथ इत्तेहाद बनाना है, पंजाब में नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, या कोई सीट एडजस्टमेंट वगैरह की जाएगी, क्या मामला होगा आगे? देखिए, ये जो है इसका फैसला जो है मेरे ख्याल से इलेक्शन नज़दीक आ जाए और बेसिकली उसके जो शेड्यूल आ जाए इलेक्शन का, उसके बाद देख के मेरे ख्याल से कोई फैसला करेंगे। इस वक्त तो हम सब शेड्यूल का इंतज़ार कर रहे हैं और देखना ये है कि किस वक्त जो है शेड्यूल क्लियर आ जाएगा। अभी देखें एतज़ारात है जो है जो है हल्का बंदियों के ऊपर, वो क्लियर हो जाए, शेड्यूल आ जाए, उसके बाद बैठ के बात कर लेंगे किससे बात होती है, किससे बात नहीं होती। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद तो मैं आपसे कहूँ कि बिल्कुल जो है इत्तेहाद भी होगा। और जो मैं देख रहा हूँ, मैंने कई चैनल्स पे कह चुका हूँ, मैं एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट देख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि क्लीन और क्लियर मैंडेट किसी के पास नहीं होगा, और उसको मद्देनजर रखते हुए और मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से कुछ पार्टियां मिल के जो है ये हुकूमत बनाएगी। और ये भी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, पहले भी देखें PTI की जब हुकूमत थी उन्होंने भी MQM के साथ और दूसरों के साथ मिल के बनाई है हुकूमत, और अब भी जो हुकूमत बनेगी, जो भी बनाएगा वो लोगों को मतलब पार्टीज को लेके साथ चलेगा मुल्क के इंटरेस्ट में। तो इसमें कोई तो महमूद साहब, ये अगर आपकी जमात कुछ सीटें हासिल करने में कामयाब रही, अगर आपकी जमात ने कोई कामयाबी हासिल की चंद सीटों पर, तो उस नेशनल इलेक्टेड गवर्नमेंट का पार्ट आप अपनी जमात को देख रहे हैं, या फिर आप अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे? चूँकि आपकी जमात में ज़्यादातर वो रहनुमा हैं जो तहरीक इंसाफ में थे, और बड़ा एक हार्ड कोर बयानिया रहा है उनका
ख़ासतौर पर ये दो बड़ी जमातों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सियासत में स्टेटमेंट्स तो आते रहते हैं। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, आप ये देखें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बीच में कितना हार्डकोर जो है इख्तिलाफ़ात थे। एक दूसरे को क्या कहते थे? एमक्यूएम के और पीएमएलएन के कितने हार्डकोर इख्तिलाफ़ात थे। एक दूसरे को क्या कहते थे? क्या यही तो बदकिस्मती है हमारी कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस किस्म के स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए कि बाद में हम सब साथ बैठ जाते हैं। देखिए ना, ये कितनी अजीब बात है। क्या पीएमएलएन और एमक्यूएम के जो है इख्तिलाफात नहीं थे? क्या बयानबाजी नहीं होती रही? क्या पीपल्स पार्टी के लिए शहबाज शरीफ साहब क्या कहते रहे, ये लोगों को याद नहीं? मगर फिर साथ बैठ के उन्होंने हुकूमत बनाई है। देखिए, हमें ये देखना है कि हम इन चीज़ों से बढ़ के बात करें, हम इश्यूज़ के ऊपर बात करें, हम आवाम की जो इश्यूज़ पे बात करें, मुल्क के प्रॉस्पेरिटी को देखें। हम ये ना देखें कि जी इसने क्या किया और उसने, हम इसको गालियां दें और उसको बुरा भला कहें। देखिए, ये मुल्क एक बहरान, इकोनॉमिक बहरान से गुजर रहा है। हमें अगर आगे जाना है तो सब चीज़ों को हटा के हमें मुल्क के इश्यूज और अवाम के मसाइल को हल करना है। देखिए, इस वक्त जो है महंगाई कहाँ पहुँच गई है, डॉलर अभी नीचे आना शुरू हुआ है, उससे जो इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मेन जो है अवाम जो है महंगाई में पिसते चले जा रही है। इन सब चीज़ों को देखना है। लोगों को हम रिलीफ क्या दे सकेंगे, ठीक है, ये हमें देखना है। अगर हम लोगों को रिलीफ ना दें और सिर्फ एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे और सिर्फ जो है इलेक्शन फॉर द सेक ऑफ पावर लड़ते रहे, तो ये तो कोई मतलब बात होगी नहीं। हम तो बड़े क्लियर हैं कि हम जो है जो इस वक्त भी महमूद साहब जो इलेक्शन मुहिम चल रही है, जो जमातें इस वक्त आवाम में मुखातिब हैं, आवाम के अंदर जा रही हैं, तो वो तो यही बता रही हैं कि देखें फ़लाँ को फैसिलिटेट किया जा रहा है, फ़लाँ को एक बार फिर सिलेक्ट करके लाया जा रहा है, और अभी भी ज़ाहिर बयानिया तो इसी तरह का बनाया जा रहा है। मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। शौकत पराचा साहब सीनियर तज्ज़ियाकार में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं उस वापस आ रहा हूँ मैं आपकी तरफ। शौकत साहब, ये अभी आज एक बयान जरदारी साहब का पहले सामने आया है जिसमें वो इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। 8 फरवरी को उन्हें शफाफ इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं। बिलावल साहब को जब हम अवामी इज्तिमात में और खिताबात करते हुए सुन रहे हैं तो वो सवालिया निशान पैदा कर रहे हैं और वो सवालात उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर और बाकी तमाम रियासती इदारों पर। तो ये एक ही पार्टी से दो तरह के बयानिए आपको लग रहे हैं? कुंडी साहब अभी तक कुंडी साहब ने तो कहा कि नहीं, ये बयानिए का फ़र्क नहीं है, दोनों की सोच एक ही है। बहुत शुक्रिया। अब मत भूलें कि हम कोई नॉर्मल पॉलिटिकल सिचुएशन में नहीं हैं, बल्कि ये इलेक्शन का टाइम है और हर पार्टी आपको नज़र आएगी बहुत सारी बातें करते हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसों से खिताब कर रहे हैं और जब जलसों में आप जाते हैं तो और फैक्टर्स होते हैं बात करने के। आपके सामने लोग बैठे होते हैं, आपके सामने लोगों की ज़रूरियात पड़ी होती हैं, आपके सामने लोगों के ग्रीवेंसेस पड़े होते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब और पॉलिटिक्स करते हैं, वो तो जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स करते हैं और जो उनका कल बयान था वो तो अच्छा बयान था, उसको तो वेलकम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए माहौल साजगार है, अब आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी वही बात कर रहे हैं जो कल आसिफ जरदारी साहब ने की। आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा कि 8 फरवरी को हम इलेक्शन जीतेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवान हैं, वो जलसों से खिताब करते हैं और गली में जलसा हो या मीनार पाकिस्तान में जलसा हो, तो जो डायनामिक्स होती हैं पॉलिटिक्स की, वो जलसों में जलसे वाली डायनामिक्स होती हैं। जलसे में आपने एक लाउड मैसेज देना है और उसकी बहुत सारी डायमेंशन में बात करनी है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो बिलावल साहब जो कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून जो कह रही है, एमकेएम जो कह रही है, अब वो यही है कि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो हमें नज़र आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल कादी जस्टिस कादी फायद ईसा साहब ने कहा कि कोई अब इलेक्शन की डेट पे डाउट मत करे, तो लेट्स टेक इट एज इट इज, यू सी। और उसमें अभी एक और बात भी कर दूं, अभी डिलिमिटेशन यानी हल्का बंदियां हतमी नहीं हुई, अभी शेड्यूल नहीं आया, अभी तो ये एक ट्रेलर है जलसों का। जब फुल फ्लेज जलसे होंगे उसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आएगी, पीपल्स पार्टी आ चुकी है, नून लीग आएगी, बाप वाले आएंगे, एमकेएम वाले आएंगे, तो आप उस वक्त अंदाजा करें कि आपके सियासी माहौल कैसा होगा। लेकिन अच्छी बात है कि ये सियासत हो रही है, खुदा न खास्ता ये
जो माजी में जो कुछ होता रहा, धमाके होते रहे या टेररिज्म होता रहा, खुदा करे कि वो इस दफ़ा हमारी सियासी मुहिम जो कैंपेन है वो उससे पाक रहे, उस तरह के वाक़यात से। बिल्कुल। और इन ट्रू सेंस लेकिन ट्रू सेंस फराज में साहब, जो खदशात इस वक्त जो खदशात बिलावल साहब को हैं या वो जिनका इजहार कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर साफ़ व शफाफ इंतखाबात ही पाकिस्तान के मसाइल का हल हैं, उन्हें ये खदशा है कि ऐसा ना हो कि अगर ये इंतखाबात शफाफ ना हुए, होने पर तो यकीन है, लेकिन अगर शफाफ ना हुए तो फिर एक बार फिर धरनों की सियासत शुरू हो जाए, फिर धांधली का शोर मचाया जाए। तो ये वाले खदशात जरदारी साहब को नहीं लग रहे। उनके बयान से तासुर मिल रहा है कि वो सब अच्छा है की रिपोर्ट वो दे रहे हैं। तो ये खदशात का भी फ़र्क है कि सोचने का नज़रिया अलग है, या चूंकि उन्हें इलेक्शन कैंपेन रन करनी है बिलावल साहब की, इसलिए वो जलसों के लिए ये बातें कर रहे हैं। नंबर 1 ये बात दुरुस्त है कि कैंपेन रन करनी है, और दूसरा देखें 71 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए किसी ना किसी तरह मैंने वो इलेक्शन देखे हैं। कुछ तो मैंने कवर किए एज जर्नलिस्ट, तो कुछ पहले जो हम स्टूडेंट से हम देखते थे, दिलचस्पी थी मुल्क की सियासत के साथ। कोई एक सा इलेक्शन मैं कहूँ कि जी उसमें रिगिंग नहीं होती, सिर्फ पोल डे नहीं रिगिंग होती, प्री पोल जो होता है जिसकी तरफ पीपल्स पार्टी इशारा करती है कि पंजाब में ख़ास तौर पर, मसलन कल मेरे अपने शो में नदीम अफजल चंद साहब थे, वो कह रहे थे कि जी जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है वो खुल्लम खुल्ला एक पार्टी की हमायत कर रही है। तो क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं। क्या इस वजह से इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया जाए? नहीं। आप अपनी आवाज़ भी उठाते हैं जो आपके नज़दीक प्रॉब्लम्स हैं, और डेमोक्रेसी में अगर डेमोक्रेसी में आप बोल नहीं सकते, आप अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते, आप उन एनॉमलीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनको पॉइंट आउट नहीं कर सकते, तो फिर मैं क्या कहूँ? ये कोई कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है, ये कोई कंट्रोल्ड इलेक्शन है कि जिसमें आप बात ही ना कर सकें। इसलिए जलसों में मैं समझता हूँ जलसों में जलसों वाली ज़बान चलेगी, और जब आप एक बाकायदा कैलकुलेटेड रिस्पांस देंगे किसी सिचुएशन में, आसिफ जरदारी साहब की बात कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल ही नपी तुली बात होगी, कैलकुलेटेड रिस्पांस होगा उसका। मसलन बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग पहले कह रहे थे कि हम पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे, जब मियाँ साहब वहाँ पहुँचे उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली। अब मियाँ साहब सिंध जाना चाह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 125 हम सीटें जीतेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहती है कि सारे इलेक्टेबल्स हमारे पास आ गए तो हम अगला इलेक्शन जीतेंगे। असल बैटलफील्ड पंजाब है, पंजाब पे ये पॉलिटिक्स होनी है, और जो कंसर्न पीपल्स पार्टी दे रही है बुनियादी तौर पर वो है ही पंजाब के बारे में। सही। तो महमूद मौलवी साहब, ये अली नवाज अवान साहब भी आ गए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अभी क्या आने वाले दिनों में मजीद कुछ और बड़े नाम शामिल हो सकते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में? अब तो सिर्फ ये 2.5 महीने का ही टाइम बचा है इलेक्शन में। नहीं, मैं और भी कुछ लोग जो है ज्वाइनिंग इंशाल्लाह करेंगे और बहुत जल्द, और कुछ हैवी वेट्स भी हैं जो कि ज्वाइन करेंगे इस्तेकाम पार्टी को। पंजाब में जो है मेरे ख्याल से 4-5 और लोग हैं जो कि इलेक्टेबल्स हैं, वो ज्वाइन करेंगे। और अभी देखें, अभी साउथ में भी जो है काफ़ी लोग आएंगे, और हम सिंध में भी जो है इंटीरियर सिंध में भी लोग उतारेंगे और कराची में भी लोग उतारेंगे। तो सर, ये सिर्फ पंजाब और सिंध की हद तक ही, और सिंध में भी ज़ाहिर है कि सिर्फ कराची की हद तक, चूँकि बाकी अगर केपी, बलूचिस्तान या अंदरूनी सिंध की हम बात करें तो वहाँ तो आपकी जमात का इस वक्त कहीं कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई तंजीम साजी नहीं है, चूँकि वहाँ शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी उतनी मजबूत नहीं थी केपी को छोड़कर। तो तवज्जो है, टाइम तो बहुत कम है, ये 2.5 महीने में आप कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं इन इलाकों में? देखिए, हम कोशिश ज़रूर करेंगे, मगर ऑब्वियसली एक नई पार्टी है तो कोशिश ही कर सकते हैं, और देखें कहाँ तक इम्पैक्ट होती है। और उसकी वजह ये है कि देखें केपीके में जो है परवेज़ खटक साहब जो हैं उनके पास काफ़ी शमूलियतें हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि वो भी जो है पीटीआई से छोड़ के लोग उनके जमात में जा रहे हैं, और तो उसके लिए उसको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे उनका भी है और पीटीआई होगी। जहाँ तक बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे भी हम कोई ना कोई सीट निकालें, या किसी के साथ जो है मैं कहूँगा कि सीट एडजस्टमेंट करें बलूचिस्तान में, ताकि हमारी जो नुमाइंदगी बलूचिस्तान में भी हो।
सही। चलें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अभी ये पंजाब में किस हद तक बड़ी जमातों को डेंट पहुंचाएगी और केपी में परवेज़ खटक साहब की जमात कितना नुकसान पहुंचाएगी, और फिर इस वक्त तमाम सियासी जमातों के मंशूर कहाँ गायब हैं, कब वो सामने आएंगे। अभी कोई 2.5 महीने का टाइम बचा है इंतखाबात में। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शौकत पराचा, महमूद मौलवी और फैसल करीम कुंडी साहब के सामने ये तमाम सवालात रखेंगे। प्रोग्राम में बार आपको खुशामदीद कहेंगे। और सियासी जमातें अब इंतखाबात से पहले अपने अपने मंशूर की तैयारियों में इस वक्त लगी हुई हैं। और नून लीग के मंशूर से मुतालिक एक ख़बर एक बड़े अखबार की जानिब से सामने आई थी, जिसमें ये दावा किया गया था कि नून लीग ने अपने मंशूर में 18वीं तरमीम की तब्दीली को भी शामिल कर लिया है। लेकिन फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से ये तरदीद सामने आई कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इससे मुतालिक कुछ भी हमारे मंशूर का हिस्सा फ़िलहाल 18वीं तरमीम की तब्दीली के हवाले से नहीं होगा। तो इस वक्त सियासी जमातों के मंशूर में कौन कौन से अहम नुकात होने चाहिए, और जो छोटी सियासी जमातें हैं जो इस वक्त नौवारिद हैं, ज़ाहिर है कि इसमें जो सियासतदान शामिल हैं वो बड़े पुराने हैं, लेकिन एज प्लेटफॉर्म उनकी जमात नहीं है, तो ये कितना डेंट बड़ी जमातों को पहुंचा सकते हैं। पराचा साहब के सामने सवालात रखते हैं। महमूद मौलवी साहब से भी उनका मौक़िफ़ जानेंगे। तो पराचा साहब, ये 18वीं तरमीम की तब्दीली की जो बात हो रही थी, अगर ये बिलफर्ज होता भी मुस्लिम लीग नून के मंशूर में ये चीज़ शामिल, तो ये क्या इस पर लोगों की राय आती? क्या एक बेहतर चीज़ हो सकती थी लोगों के लिए? इसमें क्या कुछ नून लीग के पास कुछ ऑफर करने के लिए था लोगों को, या फिर इस पर रिएक्शन सामने आना था कि 2010 में जो पीपल्स पार्टी ने किया था वो सही था? सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं किया था बल्कि मियां रज़ा रब्बानी की क़यादत में जो कमेटी बनी थी उसमें नून लीग भी थी, और नून लीग के जो बड़े लीडर्स हैं वो सारे शामिल थे। लिहाजा एक पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है कि उन्होंने कंसेंसस क्रिएट किया था, लेकिन सारी जमातों ने मिल के 18वीं तरमीम पास की। ये कंट्रोवर्सी बनी जब पिछले हफ्ते ख्वाजा साद रफीक ने कराची में MKM बहादराबाद जाने से पहले कराची में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा कि कराची पर हम आईनी और जो कानूनी तरामीम है वो भी उन पर मशावरत करेंगे। लेकिन वो जब बाद में मैंने खुद भी तफसीलात पूछी MKM वालों से, कहा कि 2 चीज़ें हैं जो डिस्कस हुई हैं। नंबर 1, एक तो ये है कि 140A में हम तरमीम करना चाहते हैं कि जब फेडरल गवर्नमेंट जैसे ख़त्म होती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो केयर टेकर सेटअप आता है, तो ऐसे ही जब बल्दियाती निज़ाम मुद्दत पूरी करे, लोकल काउंसिल पूरी करें, तो फिर वहाँ भी एक केयर टेकर आ जाए ताकि लोकल गवर्नमेंट के अगले इलेक्शन करवाए जाएँ। और दूसरी वो कह रहे थे कि NMP अवार्ड में हम तरमीम करना चाह रहे हैं, जो कि मरकज़ जब पैसे देता है सूबे को तो सूबाई हुकूमत के हाथ में ना हो, बल्कि उसी प्रोपोर्शनेट में पॉपुलेशन की बेसिस पे वो डिस्ट्रिक्ट तक जाएं और नीचे यूनियन काउंसिल तक जाएं। ये तो एक फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, 2 मैंने आपको बता दिए जो इस बहस के बाद शुरू हुए। लेकिन अगर 18वीं तरमीम को ओवरऑल देखा जाए तो मत भूलिए कि खुद चेयरमैन PTI भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे। मुझे याद है कि उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि जी जैसे ही माली साल शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो मरकज़ पहले से ही मकरूज होता है और सूबों के पास बहुत पैसे चले जाते हैं। अब आप सूबों से ज़रा लेकर दिखाएं। KP से फॉर एग्जांपल KP पैसे देगा, कभी हाइडल रॉयल्टी खैबर पख्तूनख्वा की 2-4 रुपए होती थी, अब वो 100 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। जो पैसा बलूचिस्तान को जा रहा है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए किसी भी पार्टी की, क्या बलूचिस्तान कहेगा कि हमारा जो फंड है वो हमें वापस लिया जाए हमसे, या सिंध जो है वो कभी कहेगा कि जो पैसे हमें मिल रहे हैं वो हमसे लिए जाए? खुद मुराद अली शाह साहब पिछले साल कहते थे, आपको याद है कि मरकज़ ने हमें 229 अरब रुपए देने थे, वो अभी तक नहीं दिए। तो ये तरमीम करना बड़ा आसान होता है। 18वीं तरमीम जितना मुश्किल होता है तरमीम करना, 18वीं तरमीम पे कोई महीने के ऊपर ये कंसल्टेशन हुई। लेकिन वो अब अगर आप फर्दर तरमीम करना चाह रहे हैं तो सूबे भी नाराज होंगे और सूबे के जो नुमाइंदे हैं वो तो अपने सूबे में जा नहीं सकेंगे। इसलिए ये कहना आसान है कि 18वीं तरमीम में हम तरमीम कर लेंगे या करना चाह रहे हैं, व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकली तो मेरे नज़दीक ये बहुत ही मुश्किल बल्कि इम्पॉसिबल होगा।
सही। और ज़ाहिर है प्राजब, जिस तरह अभी इत्तेहाद किए जा रहे हैं सूबाई जमातों से, तो वो सूबाई जमातें तो वैसे ही फिर रेजिस्ट करेंगी, और वो तो इसी बुनियाद में हुकूमत बनाने में किसी बड़ी सियासी जमात की मदद कर सकेंगी कि उनके अपने जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुतालबात पूरे हों। तो कोई सूबाई जमात ये नहीं चाहेगी कि फिर इसमें कोई तरमीम हो, या NFC अवार्ड के जो तरीक़ाकार है उसको उसमें कोई छेड़छाड़ की जाए। देखिए, सादा सी बात है कि जो सूबों को ज्यादा पैसा जा रहा है तो बेनिफिशियरी भी तो सूबे वाले हैं ना खुद। यानी अगर आप चलें KP की बात ना करें, मैंने एग्जाम्पल दी, फर्क किया बलूचिस्तान में पैसा जा रहा है। बलूचिस्तान की पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, वो बलूचिस्तान स्पेसिफिक पार्टी है, बाकी मुल्क में तो हमें नजर नहीं आई। तो वो कैसे चाहेंगे कि जो बलूचिस्तान के लिए पैसा आ रहा है उसमें से भी हम पैसा वापस कर दें, क्योंकि 18वीं तरमीम में जो या NFC अवार्ड में जो 40, 57 और 43 वाला पोर्शन चेंज हुआ था, वो 47 और 53 पे चला गया था। उसको कैसे एक्सपेक्ट कैसे किया जा सकता है? जैसे सिंध की पार्टी है GTA फॉर एग्जांपल, GTA वाले बयान तो दें, फिर सिंध के लोग उनके साथ बात कैसे करते हैं? बाप वाले बयान तो दें, उनके साथ बलूचिस्तान के लोग बात कैसे करते हैं? फिर खैबर पख्तूनख्वा की कोई भी जमात हो, 3.5 साल PTI की वहाँ मरकज की हुकूमत थी और 10 साल वहाँ उनकी सूबे की हुकूमत रही। कभी आपने सोचा था कि सूबाई असेंबली या सूबाई हुकूमत ने कहा कि नहीं नहीं, जो हमें पैसे मिल रहे हैं आप वापस ले जाएं? मसला तो रिसोर्सेज का है। 18वीं तरमीम क्या थी कि डेवोल्यूशन कर दी गई, जो जो ग्राउंड वाले जो ग्रॉस रूट लेवल के महकमे थे वो दे दिए गए। हाँ, इसमें जरूर एतराज आता है कि जो सूबों में कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए थी या सूबों की जो कैपेसिटी होनी चाहिए थी वो कैपेसिटी ना डेवलप की गई और ना सूबों के पास थी, उस पे काम होना चाहिए। अब जो रिफ्रेशिंग कोर्सेज होते हैं, जो ट्रेनिंग्स होती हैं, वो की जाएं। सूबे का एक बड़ा अफसर भी आ जाए तो उसमें कोई शक नहीं है कि ड्राफ्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है, सेक्रेटेरिएट रूल फॉलो करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, या जो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उनको इन्वेजेज करना प्रॉब्लम होता है। बजाय इसके कि फिर एक और मुसीबत गले में डाली जाए, जो अभी फ्लॉज हैं, जो लेकुनास हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो महमूद मौलवी साहब, इस पर आपकी जमात का क्या रद्द-ए-अमल होगा? अगर कोई जमात ये इस तरह की कोशिश करती भी है, फ़िलहाल तो इसकी नून लीग की तरफ से तरदीद आ गई है, लेकिन ज़ाहिर है इंतखाबात के बाद आपको भी या तो हुकूमत का हिस्सा होना है या फिर अपोजिशन में बैठना है, ये तो आपकी जमात तय करेगी। 18वीं तरमीम के मामले पर क्या मौक़िफ़ सामने आएगा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का? देखिए, मेरे भाई ने जो बात की बिल्कुल सही बात की कि अगर इस वक्त 18वीं तरमीम को कोई भी चेंज करने की कोशिश करेगा तो रिपरकशंस बहुत जो है बुरे और डेंजरस आएंगे। उसकी वजह ये है कि कोई सूबा नहीं चाहेगा कि अपनी कोई भी चीज़ को कम करना। देखिए, ये मैं कहूँगा इंसानी फितरत भी है। आप किसी को रुपया दे के 99 पैसे भी देंगे तो वो खुश नहीं रहेगा, तो रुपया दे के आप 1 रुपया 1 पैसा देंगे तो खुश होगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इस वक्त बहुत मुश्किल होगा कि इसको जो है इसमें तरमीम करना, कोई और राह से निकाल के कोई और सिस्टम लेके आए तो वो अलग बात है। मगर अगर आप कहेंगे कि जी इसको तरमीम करके फंड्स कम करने की बात करेंगे या जो है एक दूसरे फंड्स के बंटवारे का कोई इशू होगा, तो मैं कहूँगा कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सही। और महमूद साहब, ये ज़ाहिर है कुछ अरसे पहले तक हम देख रहे थे कि सियासी जमातों के मंशूर, ऐसा हमें लग रहा था कि कोई एहतसाब के बयानिए पर मबनी होंगे, लेकिन फिर वो बयानिया आहिस्ता आहिस्ता बदला और वो उसकी जगह मईशत ने ली। हर सियासी जमात इस वक्त ये चाहती है कि वो हुकूमत में पाकिस्तान के माशी हालात को बेहतर करे। आपकी अपनी जमात का मंशूर और जो दीगर जमातों के मंशूर इस वक्त हम देख रहे हैं कि तैयारी के मराहिल में तो हैं। इलेक्शन अब बिल्कुल आप समझें कि 2 महीने बाद सर पे खड़े हैं, तो अभी तक वो मंशूर के बुनियादी नुकात क्यों नहीं तरतीब दिए जा सके? तमाम सियासी जमातों को पता था इलेक्शन कब होने, इस तैयारी में इतनी ताख़ीर क्यों है? नहीं, देखिए, हमने तो अपने मंशूर मेरे ख्याल से ऑलरेडी दे चुके हैं और मज़ीद उसको डेवलप कर रहे हैं। हमारे मंशूर तो मेरे ख्याल से कोई 15-20 दिन हो गए हमने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। और हमारे मंशूर में जी, उसके जो मेन नुकात है, एक हम कह रहे हैं कि जो 300 यूनिट से जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं या 300 यूनिट तक करते हैं उनको बिजली फ्री मिलेगी। उसकी वजह ये कि ये कोई हम सियासी स्लोगन नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह कि देखें लाइन थेफ्ट जो है, जो चोरियां हो रही हैं लाइन रेंट की,
उसको अगर आप रिकवर करेंगे तो और फिर लोगों को देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसकी ये कि उससे कई गुना ज़्यादा हमने पूरी वर्किंग की है निकाल के। आजकल कंप्यूटराइज का दौर है, हमने इदारों से, जो इदारे हैं बिजली देते हैं, उनके साथ मुलाकात करके उनके साथ ये निकाला है कि 300 यूनिट और उनसे कम वाले कितने लोग हैं और उनके लाइन थेफ्ट्स कितने हैं। तो अगर लाइन थेफ्ट रुक जाते हैं और लोगों को रिलीफ मिलता है तो व्हाई नॉट। दूसरी चीज़ जो हम कह रहे हैं कि देखें, तनख्वाह जो है कम से कम 50,000 होगी, तो वो देखें आज जो महंगाई हो गई है तो लोगों को कहीं ना कहीं तो रिलीफ मिलना है। देखिए एक ज़माने में जो 500 रुपये लेता था, आज वो जो है 25,000 रुपये ले रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने ऐसे भी थे कि देखें, मैंने तो अपने ज़िंदगी में 5 रुपये गैलन पेट्रोल देखा है, जिसमें 4.5 लीटर होता था, 5 रुपये में गैलन मिलता था। आज जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो उस हिसाब से जो है एडजस्टमेंट तो हर चीज़ में होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट कितनी हकीकत पसंदाना है, ज़रा मौका दीजिएगा महमूद साहब। तो शौकत पराचा साहब, ये जो अब सियासी जमातों के मंशूर में बड़े बड़े दावे होते हैं, ये आने वाले इंतखाबात में क्या ये हमें अमली तौर पर भी होते नजर आएंगे या फिर उसको इंतखाबी दस्तावेज ही समझें, चाहे वो किसी भी सियासी जमात का मंशूर हो? पहली बात तो ये है कि जो पॉलिटिक्स है वो कैन नॉट बी कंपार्टमेंटलाइज्ड, कि आप पॉलिटिक्स को यहाँ रोक लें और फिर पॉलिटिक्स का गैप आ जाए। पॉलिटिक्स इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और जो सियासी जमातों की रीच है, मौलवी महमूद साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ये बिजली या पेट्रोल यही मंशूर है ना। आज का किसी सियासी जमात का अगर मंशूर है, कोई भी सियासी जमात हो, तो यही मंशूर होगा कि हम इस महंगाई में, आज आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर सुनी, आपने कल भी पेशावर में सुनी होगी, वो कह रहे थे महंगाई लीग आ गई या महंगाई बढ़ गई। तो ये क्या है? यही मंशूर है ना, जो आप लोगों से बात करते हैं, लोगों को एड्रेस करते हैं। और जैसे महमूद मौलवी साहब खुद एक इलेक्टेबल हैं और इलेक्टेड रहे हैं कौमी असम्बली के मेंबर, तो जब ये ग्रॉस रूट पे लोगों से मिलते हैं, ये अपना मंशूर ही बयान कर रहे होते हैं ना कि 300 यूनिट अगर बिजली कम होगी तो मुफ्त दे दी जाएगी, या पेट्रोल प्राइस किसी तरह कम आएगी। अगर किचन आइटम मसलन अदरक है 1600 रुपए किलो मिल रही है और हर घर में 3 दफा अदरक आपको 2 दफा चाहिए, तो जब लोगों की ये हालत होगी, चाय की पत्ती लेने जाएं आपको पता चल जाता है। हम पाकिस्तानी लोग चाय बतौर एक शौक के पीते हैं कि चलो जी चाय पीते हैं बैठ के। हम ये नहीं कहते कि साफ पानी की बोतल ले लेते हैं, मिनरल वाटर पी, हम कहेंगे चाय पीते हैं। तो जो बेसिक चीजें हैं, कुकिंग ऑयल है, चाय है, दूध है, हर घर में चीनी है। चीनी कहाँ चली गई? देखे ना, ये 2018 में नून लीग की हुकूमत गई तो 55 रुपए चीनी की कीमत थी, आज तो 200 रुपए तक चीनी मिलती है आपके यहाँ। एक रोटी अगर 30 रुपए की मिले, जिस घर में 4 बच्चे हों, 2 माँ बाप हों, 6 बंदे हों, एक वक्त में 12 रोटियां और ये चाहिए, तो आप फिगर्स महंगाई के हमने हर गुजरते ही देखे हैं। कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने इसको रोका हो या फिर ये बैकवर्ड लेके गई हो महंगाई को। बहरहाल अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में कहाँ पर सूरत हाल जाती है। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, महमूद मौलवी साहब और फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम के पहले से मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो IMF ने मजीद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है पाकिस्तान के साथ। वो कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके सामने रखेंगे। खुशामदीद करेंगे और IMF की जानिब से पाकिस्तान के तरक्याती बजट पर, चूँकि इसकी लागत बहुत ज़्यादा है, उस पर IMF ने एतराज़ किया है और ये कहा गया है कि इसको कम किया जाए। पाकिस्तान के तरक्याती बजट का जो तखमीना है वो 10.7 ट्रिलियन है और एक रिपोर्ट IMF की जानिब से पेश की गई है जिसमें इसके आदादुशुमार डिटेल्स के साथ शेयर की गई और उसमें कई तरह के तहफ़्फ़ुज़ात IMF ने इस पर ज़ाहिर किए। अब सिर्फ यही तहफ़्फ़ुज़ात नहीं बल्कि IMF के ही प्रेशर पर अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि 1 दिसंबर से गैस की कीमतों में 172% इजाफा होने जा रहा है और
घरेलू सार्फिन के लिए इजाफा बहुत ज़्यादा है। और फिर ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा, बल्कि जब हम अगले साल में दाखिल होंगे, नया साल शुरू होगा, तो सिर्फ 7 दिन के बाद 7 जनवरी से बिजली की कीमतों में भी इजाफे का फैसला कर लिया गया। और अब इस पर निगरान वज़ीर पेट्रोलियम मोहम्मद अली साहब ये फरमाते हैं कि अगर हम ये कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो खसारा बढ़ता जाएगा, और खसारा बढ़ाने के इस वक्त हम मुतामिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के ऊपर से इस खसारे को हमें कम करना है ताकि आने वाले दिनों में माशी हालात बेहतर हो सके। लेकिन जब ये कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई बढ़ती रहेगी तो फिर माशी हालात कैसे बेहतर होंगे। इस वक्त माशी तज्जियाकार नासिर हुसैन शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस पूरी करते हैं। नासिर शाह साहब, पहले तो ये जो IMF इस वक्त तरक्याती बजट पर एतराज़ कर रहा है, तो ये IMF का मैंडेट होता है कि जब वो आप उसके साथ एक प्रोग्राम में जा रहे हैं तो अपना तरक्याती बजट और दूसरे बजट आपको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक रखने, ऐसे रखने जो उनकी तजावीज़ पर 100% अमल दरामद हो, या आपके अपने पास मार्जिन होता है कि आप थोड़ा सा इसमें आगे पीछे कर सकते हैं चीज़ों को? देखिए, ये तो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है जो कि जिसका इस वक्त पाकिस्तान जो है उसने वादा किया है, और उसके मुताबिक जो अहदाफ हैं वो पूरे करने की कोशिश की जा रही है। और खुसूसन जो आप ये समझ लें कि जो ये हमारी सेकंड ट्रांच है, ये इसकी तारीफ जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी IMF की थी कि मुश्किल हालात में भी हुकूमत जो है वो उन अहदाफ को पूरा करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये जब इकोनॉमी की एक रिवाइवल का सिलसिला होता है तो ये कोई ऐसे तो नहीं होता कि जी आपने बटन दबाया और चीज़ें जो है वो उसके मुताबिक शुरू हो गई। आपको एक उसके लिए जो है तमाम प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म प्रोग्राम को एक्चुअली इनिशिएट करना पड़ता है। ये सही है कि जी इससे आपको जो है ये तमाम कीमतें बढ़ती नजर आएंगी, लेकिन उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ सके। मकसद ये है कि जो आपके पास पाई है वो पाई बड़ा हो सके, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है वो उसका पहिया जो है वो चल सके और दोबारा से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हो सके। देखिए, ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इस वक्त तकरीबन $300 बिलियन की है, जिसमें हमारी जो ज़राअत है वो $60 बिलियन उसका हिस्सा है। लेकिन ज़राअत में ये एक गुंजाइश है कि उसको आप $100 बिलियन तक जो है पहुंचा सकते हैं। वो कैसे? कि जो इस वक्त आपके यहाँ एक IFC के ज़रिए कॉरपोरेट फार्मिंग का कंसेप्ट जो है वो पेश किया गया, उससे आपकी एरिया भी बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और उसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँ कि गुज़श्ता बरस सिर्फ 5 मिलियन बेल्स जो हैं वो कॉटन की पाकिस्तान में पैदा हुई थी। अभी तक जो है कोई 7.7 मिलियन बेल्स जो है वो ऑलरेडी जिनिंग फैक्ट्रीज तक आ चुकी हैं, और जो टेक्सटाइल कंपनियों ने जो है 6.2 मिलियन बेल्स जो हैं वो उसमें ले भी ली हैं। और उम्मीद है कि ये जो है इस दफ़ा 10 मिलियन और 11 मिलियन के कहीं दरमियान होगी। तो चावल की भी आज आपने फिगर सुनी कि पाकिस्तान में जो है वो 5 मिलियन टन की जो है वो एक्सपोर्ट होने जा रही है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट एवर है। और इस वक्त हमने 7.8 मिलियन टन जो है चावल की पैदावार की कोई नवीद आ रही है। तो जब आप इस IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं तो साथ साथ आपकी इकोनॉमी जो है उसकी भी परफॉर्मेंस जो है वो भी देखनी नजर में जरूरी है। नाज़िम, ये जो अच्छी खबरें, ये जो पॉजिटिव्स हैं, ये तो हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन जब ये IMF की जानिब से जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें इस माली साल के आखिर पर जो पाकिस्तान का कर्ज मेंशन किया गया है वो 81.8 ट्रिलियन है, जो कि इस वक्त मुल्क की GDP का ही 73% है। तो ये इतना बड़ा फिगर देखकर हमें क्या परेशान होने की ज़रूरत है? थोड़ा फिक्रमंद हम हों कि शायद आने वाले बरसों में ये 100 ट्रिलियन तक पहुँच जाएगा? नहीं, आप पहले तो ये देखिए पाकिस्तान के एसेट्स जो है उनकी वैल्यू क्या है। पाकिस्तान के टोटल एसेट्स जो अवेलेबल है वो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। जब आपके पास माशाल्लाह इतने एसेट्स हों तो उसके हिसाब से जो एक परसेंटेज आप निकालें तो अभी भी पाकिस्तान का जो डेट है वो माशाल्लाह अंडर कंट्रोल है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये सारे सब्ज बाग हैं। ये अभी सफ़र शुरू है और इसको हमें जो है वो पूरी तरह से तनतही से और दिलजमई से इस पूरे रिफॉर्म प्रोग्राम को जो है वो मुकम्मल करना होगा, ताकि उसकी बदौलत ये किसी सूरत में भी जो है हमें ये परेशानी ना हो कि हम जैसे हम माजी में जो है IMF को ये शिकायत रही है कि हम आधे रास्ते से जो है वापस मुड़ के आ जाते हैं, क्योंकि वो प्रेशर्स जो है वो कोई भी ऐसी हुकूमत जो कि यानी सियासी हुकूमत होती है वो नहीं लेती। तो वो एडवांटेज जो है इस मौजूदा जो यानी हुकूमत है जो इलेक्शन तक कायम रहेगी वो ये इस किस्म के एक्शन ले सकती थी
जिसमें इन्होंने वक्त ज़ाया नहीं किया, और क्योंकि ये प्रोफेशनल्स की एक टीम है तो इनको उसकी नज़ाकत का और अंदाज़ा नासिर था। साहब बिल्कुल इसी तो तरह भी इन्होंने जिस तरह एक बिजली और गैस को भी ये महंगा करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, खासतौर पर भी गैस 172% घरेलू सार्फिन के लिए महंगी होने वाली है, तो ये इसका इम्पैक्ट हर एक आम आदमी पर पड़ता है। अब इस तरह अगर ये महंगाई बढ़ती रहेगी तो मुल्क की मईशत स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, लेकिन एक आम आदमी की जो मईशत होती है वो तो बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी फिर। जी, ज़रूर ऐसा आपको नज़र आएगा, और लेकिन उसके लिए ये सोचिए कि आपने सर्कुलर डेट इस इकॉनमी में कितना बड़ा जो है वो इसी इंतज़ार में कि आम आदमी की जो है वो ज़रूरियात को देखते हुए, लेकिन उसमें भी आप ये अप्रिशिएट करें कि आम आदमी के लिए जो है रेट्स के अंदर आज भी बहुत सारी मराहत दी गई हैं। जो छोटे यानी इस्तेमाल करनंदा हैं उनके लिए आज भी रेट जो है वो जो दूसरे बड़े कमर्शियल या बड़े घरों में रहने वाले या ये कि सनती रेट से जो है वो काफ़ी कम है। उसमें हुकूमत का एक जो है हमेशा कंसिडरेशन रहता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जो इंटरनेशनल प्राइसिंग है उसके तहत अपनी प्राइसिंग भी जो है वो कर सकें, लिहाजा तभी आप जो है वो सर्वाइवल कर सकते हैं। और एक आप देखिए मसलन गैस जो है, इस वक्त कोई भी नई गैस की डिस्कवरी करने में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको जो है जब तक आप उसे एक इंसेंटिव नहीं देंगे तो वो डिस्कवरीज क्यों करेंगे? क्या ये डिस्कवरीज जो है ये कोई हवा में हो जाती हैं कि एक जो है उसने कहा कि जी खुल जा सब और डिस्कवरी हो गई? उसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो है चार्जेस देने पड़ेंगे, तभी जाके आपको नई डिस्कवरीज होंगी। और इतनी यानी डिस्कवरी हो जाए कि हम फिर हमारे पास इस वक्त जो नॉन रिजर्व्स हैं उसमें तकरीबन 35 TCF गैस जो है वो मौजूद है, लेकिन हम उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो सारी टाइट गैस है, और टाइट गैस के लिए हमारे पास फंडिंग नहीं है कंपनियों के पास। ये ज़ाहिर है जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में जो इस इन्फ्लेशन की एक कंटिन्यू, ये कि आने वाली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उस दौर में भी हम देखेंगे ये तो प्रोफेशनल्स की टीम है, ज़ाहिर है वो एक सियासी टीम होगी, और जो भी जमात इलेक्शन जीत कर आती है वो बड़े वादे करके आती है। तो इस वक्त जो सियासतदान वादे कर रहे हैं अपने वोटर्स से, वो हुकूमत में आने के बाद क्या उनको पूरा कर सकेंगे? इतना मार्जिन है पाकिस्तान की इकॉनमी में इस वक्त? नहीं, आप ये क्रेडिट दीजिए कि जो महंगाई की शरह जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हुई है। खुद IMF ने भी कहा है कि उनको भी जो है महंगाई की शरह कम होती नज़र आ रही है, और ये जो स्टॉक मार्केट की जो तेज़ी है वो भी इसी वजह से आपको नज़र आता है कि परसेप्शन ये है कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, महंगाई कम होगी, लिहाजा मार्केट का जो एक यानी इंडिकेशन है वो उसकी तरफ गमाजी कर रहा है। तो ये कहना कि जी जो है वो महंगाई जो है वो एक बहुत बड़ा मुंह खोले खड़ी रहेगी, वो एडजस्टेबल है। यानी महंगाई जो है आप अगर आपकी जो एक इम्पोर्ट में आप देखेंगे करंट अकाउंट के अंदर आप मुस्तकिलन तौर पर जो है इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, और तकरीबन 71% जो है आपका करंट अकाउंट गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में और बेहतर हुआ है गुज़िश्ता बरस से गुज़िश्ता बरस में। तो उससे भी जो है आपके पास प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो आपकी इन्फ्लेशन है वो इम्पोर्ट लेड इन्फ्लेशन है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर शाह बुखारी साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि आने वाले दौर में महंगाई में मजीद कमी होगी और केयर टेकर गवर्नमेंट की इस वक्त इस हवाले से परफॉर्मेंस खासी बेहतर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।